स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज अपने एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है इडियम एंड फ्रेजेस पार्ट 2। कल मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट इडियम्स लिखवा रहा हूं जो पूरी बुक से मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि वो आएंगे। इसलिए बस इतना ही याद कर लो, बस इतना ही रट लो, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ो, परेशान मत हो। ये मेरा विश्वास है कि यही हो सकता है आएगा। अब आएगा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है भी क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि भाई चीजें कंफर्म तो नहीं होती, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। बहुत मेहनत करने के बाद इन सब चीजों को अलग से लिखा गया है, अलग से आपके सामने है। कल आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, बहुत यूनिक है। मैं यहां पर आपके सामने एक चीज और भी कर रहा हूं कि अभी तक मैं एग्जाम्पल नहीं लिखवाता था, मैं एग्जाम्पल भी लिखवा रहा हूं। यानी आपको इडियम्स प्लस उसका एग्जैक्ट मीनिंग, उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल अपने शब्दों में। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि अपने शब्दों में ही एग्जाम्पल लिखो, बुक से रट्टा मारने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे पढ़ोगे, धीरे धीरे करोगे तभी याद होगा। अगर आपको लगता है कि मैं फरवरी में आपका एग्जाम आएगा और जनवरी में आप पढ़ लेंगे तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये सब कभी सॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए साल भर जो भी समय हमको मिलता है, 6 महीने 7 महीने का, उसे हमें थोड़ा थोड़ा टाइम देके ही करना चाहिए। आपके लिए और भी सारे जो आपके सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो आते सबसे पहले और लास्ट तक वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, उसके बाद बताना फिर क्या होता है। अगला है सबसे पहला कि कैसल्स इन द एयर। पहली हेडिंग है, पहला वर्ड है हमारा कैसल्स इन द एयर, यानी हवाई किले बनाना। कई बच्चों ने कहा कि सर आप हिंदी नहीं लिखवाते। बेटा हिंदी क्या लिखवाएं, आपको मैं बोल ही रहा हूं। अगर आप नोट्स बनाते तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। कैसल्स इन द एयर यानी हवाई किले बनाना। तो विजनरी स्कीम यानी बस करना कुछ नहीं है, होना हुआना कुछ नहीं है। बस क्या है, मैं एयरफोर्स निकालूंगा, मैं एनडीए निकालूंगा, मैं आईएएस हो जाऊंगा, मैं फलाना धमाका हो जाऊंगा। उसके बाद होता क्या है, पढ़ते लिखते हैं नहीं, फिर चलो भैया फरुआ लेके खेते गोड़ा जाए, यही होता है हमेशा। तो हवाई किले मत बनाओ, सिर्फ और सिर्फ काम करो, काम पर ध्यान मत करो, ठीक है। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो इन बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, यानी क्या करने के लिए, हवाई किले बनाने के चक्कर में, या विजनरी स्कीम, या बस हमेशा सोचने से काम नहीं चलने वाला, उस पर अपना समय वेस्ट मत करो, यानी काम करो। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, यानी अपना समय हवाई किले बनाने में बर्बाद मत करो। बहुत आसान था, आप आराम से अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं कि ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक अ कैसल्स इन द एयर, वो हमेशा हवाई किले बनाता रहता है, यानी करता कराता कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी बहुत आसान भाषा में बोल रहा हूं मैं कि फॉल्स स्टोरी एक क्या है, बिना सिर पैर की कहानी। एक आदमी जो होता नहीं है कि बातें करता तो है लेकिन वो कहना क्या चाहता है पता ही नहीं चलता, और जब आपकी बात किसी दूसरे को समझ में नहीं आती तो वो होता क्या है, वो एक आपके लिए कॉक एंड बुल स्टोरी की तरह ही है, यानी आप समझ ही नहीं पाते कि ये कहना क्या चाहता है। बहुत सारी मूवीज बनती हैं जिनका एंड कब हो जाता है, आखिर उस मूवी में कहना क्या चाहता है पता ही नहीं चलता। दैट इज कॉल्ड कॉक एंड बुल स्टोरी। यहां पर मैंने लिखा है ही ऑलवेज टेल्स, वो हमेशा बताता है क्या, कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी एक ऐसी वो चीजें बताता है जो हमेशा बिना सिर पैर की होती है। बहुत आसान भाषा में ही ऑलवेज टेल्स, इतना ही तो लिखा मैंने, बाकी तो पूरा शब्द वही लिख दिया। तो कितनी आसान भाषा में चाहिए, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता। तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा सोचे, समझे और जाने। नेक्स्ट है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, यानी टू कॉल एज इट इज, टू कॉल एज इट इज। टू कॉल यहां पर मैं थिंग लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है, टू कॉल थिंग्स एज इट इज, यानी किसी चीज को उसी तरह से बुलाना जैसे वो है, या मैं कहूं कि किसी चीज का वही नाम लेना जो वो है। अब लोग मोबाइल है ऐसे से देते, भाई ऐसे से, अरे ये क्या बोल दो, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए ना। लोग कहते अब पानी क्या यार, बोल दो पानी चाहिए। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि कॉल अ थिंग एज इट इज, यानी वो चीज जो वो है, वो नाम से जो बुलाता है उसे क्या कहते हैं, कॉल अ स्पेड स्पेड। जैसे बोल्ड पर्सन, जो बोल्ड पर्सन क्या है, खुला नहीं, यानी जो ब्रेव होते हैं, जो हमेशा ओपन माइंडेड होते हैं, फियरलेसली, बिना डर के, कॉल अ स्पेड, यानी जो
ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी होती है लोगों की, वो हमेशा या बिना डरे उस चीज को वही बुलाते हैं जो वो है। अगर कोई बेईमान है तो उसको बेईमान बुलाओ, अगर कोई ईमानदार है तो उसको ईमानदार बुलाओ, कोई अगर किसी दूसरी पर्सनैलिटी का है तो उसको वही बुलाओ, है ना, यानी जो जैसा है उसको वही बुलाओ। नेक्स्ट है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना। वैसे तो कॉल नेम का अगर सही मतलब निकालोगे तो नाम बुलाना होता है, लेकिन यहां नाम बुलाने की बात नहीं होकर टू अब्यूज हो रहा है, यानी गाली देना। तो डू नॉट कॉल नेम्स टू एनीबॉडी, यानी किसी को भी गाली मत दो, या ही शुड नॉट कॉल नेम टू हिम, तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए। वैसे तो कॉल और नेम्स का अगर अलग अलग मतलब निकालोगे तो नाम बुलाना होता है, लेकिन हम यहां पर सही मतलब नहीं निकाल रहे हैं, हम उसका एग्जैक्ट मतलब निकाल रहे हैं, लोकोक्तियां या मुहावरे। ठीक है, अगला है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस क्या है? हार्नेस माने एक तरह से कह सकते हैं कर्तव्य। तो जो व्यक्ति कर्तव्य करते हुए मर जाता है, जो आदमी ड्यूटी में मर जाता है, फिर वो चाहे जो ड्यूटी हो वो उसका कर्तव्य ही था। ठीक है, तो कर्तव्य करते हुए मर जाने वाले आदमी को क्या कहते हैं? डाई इन हार्नेस, यानी डाई ऑन ड्यूटी। डाई ऑन ड्यूटी, या यहां पर ये भी कह सकते थे वाइल डाई ऑन ड्यूटी भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो मेनी सोल्जर्स डाई इन हार्नेस, बहुत सारे सैनिक हैं जो डेली सरहद पे क्या होते हैं? शहीद होते हैं। वो कैसे शहीद होते हैं? अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए वो शहीद हो जाते हैं, है ना। तो ये हुआ ना क्या? डाई इन हार्नेस, इसी को कहते हैं। अगला है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स क्या है? अनएक्सपेक्टेड पर्सन, एक ऐसा आदमी। वैसे तो डार्क हॉर्स का जो मतलब है वो होता है कि मान लो कोई आपकी क्लास में एक लड़का है जिसको जो हर टेस्ट में 10 में से 4 नंबर भी नहीं पाया, वो हमेशा 4 के नीचे रहा हो, लेकिन अचानक से रिजल्ट जब आता है फाइनल तो वो 10 में से 10 पाता है। तो आप क्या होते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं। आप सोच ही नहीं सकते थे कि ये 10 में से 10 पाएगा, फिर भी वो 10 में से 10 पाता है। उसी को कहते हैं डार्क हॉर्स। जैसे अभी इसी बार में बात करूं, आईपीएल हमारा चल रहा है। आईपीएल में जैसे सीएसके है और वो लगातार हार रही है, लेकिन अभी कुछ मैच तो खैर बचे ही नहीं है, लेकिन अगर दो मैच, 3 मैच, 4 मैच लगातार जीतना हो, और अगर सबसे कमजोर टीम अगर वो है इस समय, वैसे तो है नहीं, लेकिन अगर कमजोर टीम इस समय है और अगर वो 4 मैच जीत जाती है तो इसका मतलब है कि वो डार्क हॉर्स है। जैसे जिम्बाब्वे का वर्ल्ड कप जीत जाना, बांग्लादेश का 2020 वर्ल्ड कप जीत जाना, या कुछ ऐसा जो हमने सोचा ही नहीं है और वो हो जाए, तो उसी को कहते हैं अनएक्सपेक्टेड पर्सन। खैर मैं यहां पर्सन की बात करूंगा, किसी टीम की बात नहीं कर रहा, ठीक है। या जैसे हर मैच में कोई बराबर से 8 आउट हो रहा है 0-0 पे और अचानक से शतक मार दे, ही इज कॉल्ड अ डार्क हॉर्स। तो अनएक्सपेक्टेड पर्सन यानी द स्टूडेंट हु टॉप्ड, एक स्टूडेंट जिसने टॉप किया, इज अ डार्क हॉर्स। वो क्या था? वो डार्क हॉर्स है, यानी वो कैसा है? अनएक्सपेक्टेड पर्सन है, यानी आशा ही नहीं की गई थी उसके बारे में कि वो टॉप कर देगा। अगला है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है जस्ट, और जस्ट का मतलब होता है ईमानदार। जस्ट का मतलब होता है ईमानदार होना। तो ईमानदार की बात हो रही है, जस्ट की बात हो रही है। तो अ टीचर शुड बी जस्ट इन हिज प्रोफेशन। एक टीचर को अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में, अपने टीचिंग प्रोफेशन में हमेशा क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। उसको कुछ भी बचा के नहीं रखना चाहिए कि अरे मैं इसको बता दूंगा ये भी जान जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो वो किसी बच्चे के साथ भेदभाव करे कि एक को बुला के उसकी कॉपी में बता रहा है, एक को बोर्ड पे भी नहीं बता रहा है। वो टीचर जस्ट नहीं है, वो अनजस्ट है। जस्ट अगर है तो वो अगर एक बच्चे को कॉपी में बता रहा है तो वो चाहे 100 बच्चे हो उनकी कॉपी में बताएगा। अगर सबके साथ वही उसका व्यवहार है तभी वो कैसा है? जस्ट है, यानी ईमानदार है। अगला है फील वंस पल्स। फील वंस पल्स क्या है? टू रीड वंस माइंड, किसी की दिल की बात जान लेना। फील वंस पल्स का मतलब होता है किसी की दिल की बात जान लेना या किसी के दिल की बात जानना। अब जैसे इसमें है आई वॉन्टेड टू फील द पल्स ऑफ माई बिलव्ड,
मैं अपनी प्रेमिका के प्यार को या उसके दिल की बात जानना चाहता था। खैर ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल अक्सर हो ही नहीं होता नहीं है कि कोई किसी की बात जान जाए। लेकिन अगर कोई जान लेता है तो भैया, क्योंकि महिलाओं को और औरतों को जानने के लिए बहुत जो है दिमाग चाहिए, वो चीज सबके पास नहीं होती। आई डोंट हैव आल्सो, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी की बात कोई जानना चाहता है, किसी के दिल की बात है, यहाँ पे सेंटेंस की माई बिलव्ड है, मैं अपनी प्रेमिका, अपने जिससे मैं चाहता हूं, मर जाऊंगा, मोहब्बत हो रही है, उसके दिल की बात जानना चाहता हूं, तो उसके लिए बहुत जो है पापड़ बेलना पड़ेगा। तो खैर प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ लो, यही मौका है, जाने दो। सब मोह माया है भैया, ये सब मोह माया है। एवरीथिंग इज मोह माया, इस कुछ भी नहीं है, ये सब क्षणिक है, 2 दिन का है, 2-4 साल का है, उसके बाद कुछ नहीं, सब अलग अलग है। तो सब मोह माया है। तो यहां पर आई वॉन्टेड टू फील द पल्स ऑफ माई बिलव्ड। नेक्स्ट है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो बी फ्री फ्रॉम, बी फ्री फ्रॉम मानिए किसी से फ्री होना, छुटकारा पा जाना। तो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई प्रॉब्लम, मैं अपनी समस्याओं से क्या चाहता हूं, छुटकारा पाना चाहता हूं। सब में मैंने अपने शब्द लिखे, कोई शब्द किताब से नहीं है। हो सकता है कि मैंने किताब के 1-2 शब्द लिखे हो, अदरवाइज सब कुछ अपने हिसाब से। तो कैसल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना, कॉक एंड बुल स्टोरी, बिना सिर पैर की कहानी, कॉल अ स्पेड यानी किसी चीज को उसी नाम से बुलाना, कॉल नेम्स यानी गाली देना, डाई इन हार्नेस यानी कर्तव्य करते हुए मर जाना, डार्क हॉर्स यानी अनएक्सपेक्टेड यानी किसी को आशा से अधिक ऐसा पाना जैसा वो है नहीं, फेयर एंड स्क्वायर यानी जस्ट ईमानदार, फील वंस पल्स यानी किसी के दिल की बात जानना, और गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। आगे के भी इसमें है और बहुत सीधी सीधी बातें मैं लिखा रहा हूं, श्योर है, मुझे लगता है कि यही आएगा। प्लीज पढ़ डालो, शेयर कर डालो। नेक्स्ट है ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब होता है, अब यहां पर हथेली में ग्रीस नहीं रगड़ना है, हथेली में रिश्वत देना है, पैसा, इसको तुम लोग पैसा कहते हो ना, उसे को दूसरे लोग रिश्वत कहते हैं, ब्राइब यानी टू ब्राइब, यानी ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना। मैं हिंदी बोले जा रहा हूं। ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना यानी टू ब्राइब। जैसे एनीवन शुड नॉट ग्रीस द पाम, यानी किसी को भी रिश्वत नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अब होता क्या है कि ऐसा है, अगर आप रिश्वत देंगे नहीं तो आपका काम भी नहीं होगा, ये हर जगह है। सरकार चाहे जितना कह दे हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये मेरे से लिखित ले लो, नहीं होगा। कारण एक बंदा, ये लेखपाल या वीडियो या पुलिस वाला, ठीक है, अगर वो 10 लाख 15 लाख रुपए दे के भैया किसी तरह नौकरी पाया है, तो आपको क्या लगता है वो अपना पैसा निकालेगा नहीं? आपको क्या लगता है कि वो पैसा कमाएगा नहीं? वो उस पैसे को भी निकालेगा प्लस पेमेंट भी निकालेगा। और भाई जो पैसा निकलेगा 15 लाख उसने जो दिया है वो वापस कैसे आएगा? इसी तरह से चीजों को करके आएगा। आप और हम या हमारे और आपके घर पे होंगे 1-2 नौकरी वाले, ऐसा है, लेकिन बुरा नहीं माना जाता है। भैया जो आ रहा है, लक्ष्मी जी आ रही है, तो कौन बुरा मानता है ना? कोई नहीं बुरा मानता। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा इसका असर दूर तक दिखता है। आज नहीं दिखेगा, कल दिखेगा जरूर, लेकिन दिखेगा जरूर, ये वास्तविकता है। लेकिन कर क्या सकते हैं? अगर हमें भी होता है कि अगर 100 लोगों की लाइन लगी है, 200 लोगों की लाइन लगी है, 4-5 घंटे लग रहे हैं और 200-500 रुपए दे के थमा के, और उसके बाद अगर काम हो जा रहा है 5 मिनट में, तो कौन चाहता है कि लाइन में न लगना पड़े, 5 घंटा वेट ना करना पड़े? तो भैया लाओ, दे दो हमको, हमारा काम हो जाए, हम चले यहां से। हम ही लोग, बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि एक्सीडेंट ना हो, बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि चालान ना कटे, लेकिन कोई रूल फॉलो नहीं करना चाहता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे हद से ज्यादा लोग हैं जो चाहते हैं कि ये काम ना हो, लेकिन वो खुद उस काम को करते हैं। तो ग्रीस द पाम मींस होता है रिश्वत देना, तो एनीवन शुड नॉट ग्रीस द पाम। अगला है गाला डे। गाला डे मींस होता है प्रसन्नता का दिन, हैप्पीनेस। तो डे ऑफ हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता का दिन। तो जैसे हमारा बर्थडे प्रसन्नता का दिन होता है, भाई का बर्थडे प्रसन्नता का दिन होता है, नौकरी लग जाना प्रसन्नता का दिन होता है, और उससे पहले कि हम स्वतंत्र हुए अपने देश में, ये भी सबसे बड़ा क्या है? एक प्रसन्नता का दिन है। तो द इंडिपेंडेंस डे इज अ गाला डे फॉर अस, कि स्वतंत्रता का जो दिन था वो हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन था। ह्यू एंड क्राई, शोरगुल। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल। तो द स्टूडेंट शुड नॉट हू एंड क्राई इन द क्लास,
यानी स्टूडेंट्स को क्लास में शोरगुल नहीं मचाना चाहिए। हु एंड टाइम का मतलब होता है शोरगुल। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलिस वाला, हरक्यूलिस एक बहुत बड़ा योद्धा था, वो छोटे मोटे काम नहीं करता था, तो इसका मतलब वेरी डिफिकल्ट वर्क, कोई बहुत मुश्किल काम। तो टू पास इन द एग्जाम ऑफ आईएएस इज अ हरक्यूलियन टास्क, यानी एग्जाम आईएएस का एग्जाम पास करना आज की डेट में एक हरक्यूलियन टास्क से कम नहीं है, सबके बस की बात नहीं। हार्ट एंड सोल, पूरी इच्छा शक्ति से, विद ऑल एनर्जी, पूरी शक्ति से, हार्ट एंड सोल। जैसे ही वर्कड विद हार्ट एंड सोल टू पास एनडीए, यानी वो एनडीए पास करने के लिए पूरी दिल और दिमाग, पूरे शरीर से, हार्ट एंड सोल, पूरी शक्ति से वो तैयारी करने में लगा हुआ है। यानी उसको पास करना है अगर एनडीए, तो उसे क्या है, हार्ट एंड सोल तैयारी करनी होगी। इन क्वेस्ट ऑफ, इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब होता है खोज में, इन सर्च ऑफ। ही वॉक्स इन फॉरेस्ट, वो जंगल में घूम रहा है, टहल रहा है। इन क्वेस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के लिए, और वो क्या करेगा, उनका शिकार करेगा। अगला इन वोग, वोग मीन्स होता है इन प्रैक्टिस, यानी चलन में होना। चलन में, जैसे 500 की पुरानी नोट अब चलन में नहीं है ना, पुरानी शिक्षा नीति अब चलन में नहीं है। आपके और आपके पापा के रहने का जो ढंग है, आपके पापा जिस तरह से रहते थे, वो आज के चलन में नहीं है। वो कहते हैं कि एक पैंट में पूरा साल बिता देते थे, एक चप्पल, आधी टूटी चप्पल में वो पूरे स्कूल चले जाते, तो पता नहीं कैसे आते थे, हम लोग को नहीं पता, और हम लोग जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। तो द चाइल्ड मैरिज इज नॉट नाउ इन क्वेस्ट ऑफ, यानी जो बाल विवाह था अब वो चलन में नहीं है, अब वो चलन में नहीं। ये बात अलग है कि जो चाहते एक दूसरे को वो बाल की तरह ही होते हैं जो विवाह करने में लगे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। इन्स एंड आउट्स, यानी फुल डिटेल, पूर्ण विवरण। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूर्ण विवरण, यानी आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ हिज प्लानिंग, मैं उसकी प्लानिंग का पूरी डिटेल जानता हूं, कब जाएगा, कब खाएगा, कब नहाएगा, कब सोएगा, कब क्या करेगा, आई नो। किथ एंड किन, किथ एंड किन का मतलब होता है रिलेटिव, रिश्तेदार। ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो हरामी होते हैं, हरामी चीज है ये रिश्तेदार, और रिश्ते में दरार डालने वाले को तो रिश्तेदार कहते हैं, रिश्ते में दरार डालने वाले को ही रिश्तेदार कहते। वाह क्या बात, मैंने बना दिया, बन गया भाई। लो, रिश्ते में दरार डालने वाले को रिश्तेदार कहते, माने रिश्तेदार, रिश्ते में दरार। तो वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन अवर किथ एंड किन, हमें अपने रिश्तेदारों पे डिपेंड नहीं होती कि हाँ भैया हमारे चाचा है, हमको दिक्कत होगी तो हमको 3 लाख रुपया दे देंगे, हमारे जो है मौसिया हैं वो हमको हमारी नौकरी लगवा देंगे, हमारी बुआ है वो ऐसे कर देंगे। कुछ नहीं होता है, सब दरार डालने वाले रिश्तेदार, रिश्ते में दरार डालने वाले को रिश्तेदार कहते हैं। मैन ऑफ लेटर्स, यानी अ स्कॉलर, एक विद्वान व्यक्ति। तो ही इज अ मैन ऑफ लेटर, यानी वो एक विद्वान व्यक्ति है। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते थे, यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस। मैं अभी 4-5 सेंटेंस और आपके सामने लिख देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। मैं फिर से आपसे कहता हूं, प्लीज इसको पढ़ लो, एक भी इससे बाहर नहीं आएगा बाबू, परेशान मत होना। चलिए 5-6 और देख लेते हैं। नेक्स्ट है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है प्रभावहीन, यानी इनइफेक्टिव, यानी जब किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता तो वो नल एंड वॉइड होता है। और आपने पढ़ा हुआ इसको कई बार देखा होगा, कई जगहों पे ये लिखा भी होता है। तो हिज ऑल एफर्ट्स आर नल एंड वॉइड, उसके जितने भी एफर्ट उसने किए, जितने भी प्रयास किए, वो क्या हुए, इनइफेक्टिव थे, प्रभावहीन हुए, यानी वो किसी मतलब के नहीं निकले। तो नल एंड वॉइड का मतलब है प्रभावहीन, किसी भी तरह से वो बेकार हो जाना। जैसे इलेक्शन है, जज ने कह दिया नल एंड वॉइड, यानी पूरी तरह से इलेक्शन कैंसिल। पेटीकोट गवर्नमेंट क्या है, महिलाओं का शासन, एक ऐसा देश जहां पर महिला राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है। फीमेल रूल जिसको कहते हैं, जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना है, बांग्लादेश इज अंडर इन पेटीकोट गवर्नमेंट। जैसे अपने यहाँ तो मोदी जी हैं, तो पेटीकोट की जगह पता नहीं क्या है, लेकिन जहां पर महिलाओं का शासन, जैसे आपको बता दें श्रीलंका में था या भूटान में है, जहां पे भी महिलाओं, जैसे न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री वो महिला है, तो जहां पर महिला प्रधानमंत्री है या महिला सरकार है उसे पेटीकोट गवर्नमेंट कहते हैं। और मैंने कहा बांग्लादेश, क्योंकि शेख हसीना इस समय भी वहां की प्रधानमंत्री है। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, यानी
डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब होता है पैसा बर्बाद करना, टू वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद करना, टू वेस्ट मनी। तो वी शुड नॉट प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। बहुत आसान भाषा में सब लिख रहा हूं मैं कि क्या मतलब है इतना ज्यादा परेशान होने से, क्योंकि लिखोगे एक ही एग्जाम्पल और मिलेगा 2 ही नंबर। तो एग्जाम्पल कोई भी हो, बस हाँ सही सेंस हो और इन शब्दों का यूज हुआ हो। तो वी शुड नॉट प्ले डक्स एंड ड्रैग्स माने हमें अपना पैसा नहीं बर्बाद करना चाहिए। क्या जाता है इसमें करने में? स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लियर, सॉरी नीट एंड क्लीन यानी साफ सुथरा, स्पीक एंड स्पैन। तो वी शुड स्पीक एंड स्पैन टू अवर रूम, खत्म कहानी, कि हमें अपने रूम को साफ सुथरा रखना चाहिए। चाहिए शब्द का यूज कर लो, कैन शब्द का यूज कर लो, शुड शब्द का यूज कर लो और सब सेंटेंस बना डालो, टेंस की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। रॉयल रॉड, रॉयल रोड मीन्स होता है इजी वे, देयर इज नो रॉयल रॉड फॉर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब, यानी कोई भी रास्ता गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए सरल नहीं है, यानी आपको मेहनत करके ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो देयर इज नो रॉयल रॉड, कोई ऐसा सरल रास्ता नहीं है, किसके लिए? फॉर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब, यानी सरकारी नौकरी पाने के लिए। अगला है वैक्स एंड वेन, इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी बढ़ना और घटना। जैसे द मून चंद्रमा इज वैक्स एंड वेन फोर्टनाइटली, यानी पूर्णिमा की रात को चंद्रमा क्या होता है? घटता है और बढ़ता है, या हर दिन घटता बढ़ता है, कोई पूर्णिमा की रात अमावस की रात नहीं। अगले टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल मतलब विद फुल फोर्स, पूरी गति से, पूरी शक्ति के साथ। ही फॉट टूथ एंड नेल अगेंस्ट एनिमी, यानी उसने पूरे दिल से, पूरे दिमाग से, पूरे शरीर से, पूरी जितने उसके अंदर ताकत थी उससे उसने क्या किया? अपने दुश्मनों से लड़ा। यहां पर मैं इडियम फ्रेज खत्म कर रहा हूं। आपसे फिर से कहता हूं, आप इसे पूरा देखें, इसको शेयर करें और उस दोस्तों के पास पहुंचाएं जिनके पास नहीं है। और एक बात और कि मैं इस समय व्हाट्सएप पे लिंक शेयर नहीं कर पा रहा हूं, आई एम रियली सॉरी। मैं टेलीग्राम चैनल पे लिंक शेयर कर रहा हूं और बहुत जल्दी व्हाट्सएप पे भी लिंक मैं शेयर करूंगा। परेशान ना हो आप लोग, बस थोड़ा सा साथ दें, एक सपोर्ट की जरूरत है, मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए। और प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और यहां से ये खत्म हो रहा है। कल मैं आपको एक नए चैप्टर, एक नए लेसन के साथ मिलूंगा। फिर वो पोइट्री का भी हो सकता है या आपके प्रोज का हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी का। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।